मित्रों, ठीक होना और आपका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि 3 डिकेड्स के बाद यानी 1986 के बाद पहली बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन आए हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का महाविकास अगर आपने देखा तो आप भी कंफ्यूज में पड़ जाओगे। यानी कैसे, बताता हूँ, सब्र तो करो, ज़रा घंटी वंटी तो दबाओ। कि टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में अगर आप इंडिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखोगे ना, तो आप भी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये रैंकिंग है या फिर रोहित शर्मा की ट्रिपल सेंचुरी, ये रैंकिंग है या फिर नीट में बायोलॉजी के मार्क, वो भी टॉपर के। और इंजीनियर तो इतने बने हमारे कंट्री में कि ऐसा लगता है कि इजैकुलेशन के बाद निकले हुए स्पर्म की भीड़ हो। और फर्टिलाइज कितने करते हैं? गिने चुने, यानी गिने चुने लोगों को कैंपस थ्रू सिलेक्शन होता है, उनको जॉब मिलती है। पर अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। यानी अब ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो ट्रेंड आने वाला था घर घर इंजीनियर, वो नहीं आने वाला, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं, बहुत कुछ बदलाव लाए हैं। चलिए देखते हैं उसको। इंडिया एजुकेशन पे इतना पैसा इन्वेस्ट करती है जितने की महाराष्ट्र की पब्लिक लीगर पे इन्वेस्ट करती है। हाँ, कुछ उसी रेंज में। और रिसर्च की तो बात ही अलग है। रिसर्च पे 0.86% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करती है इंडिया, जितना कि मुकेश अंबानी अपने फैमिली प्लानिंग पे इन्वेस्ट करता होगा। और अब इस नए एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया लगभग इन्वेस्ट करेगा 6% ऑफ जीडीपी, यानी पहले से ऑलमोस्ट डबल। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छी इंस्टीट्यूट बढ़ेगी। तो आई होप कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आएगी इंडिया में। अब नए एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने 10+2 का फॉर्मेट चेंज के नया फॉर्मेट लाया है, 5+3+3+4, यानी ये अलग अलग स्लैब रखे गए हैं स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी एक अच्छी बात है। अब ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जब आप स्कूल में थे तब आपको चीज़ें थोड़ी इजी लगती थी, थोड़ी ज़्यादा नहीं। पर जैसे आप 11th-12 में आते हो, मतलब कॉलेज में आते हो, साइंस फील्ड हो या कॉमर्स फील्ड हो, तो आपको थोड़ा हार्ड लगता है सिलेबस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें आदत रहती है रट्टाफिकेशन की। हम रट्टा करके मार्क्स लाते हैं, जिसके 95 मार्क्स आते हैं 10th में, उसके 75 आते हैं 12th में, मतलब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स से हम नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई मेथड लाई है, और इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस कम किया है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में, दोनों में भी। और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है स्टूडेंट को, और जो सिंपल और इफ़िशिएंट वे है लर्निंग के, उस पर ज़्यादा फोकस किया है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बारिश चल रही है, आवाज़ थोड़ा कम आएगा आपको, पर गवर्नमेंट फोकस करेगी स्टूडेंट के कंसेप्ट बिल्डअप पर, स्टूडेंट एनालिसिस पर और इनोवेटिव थिंकिंग पर। मतलब अगर इंजीनियरिंग होने के बाद इंजीनियरिंग को इनोवेटिव प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, वैसे ही इनोवेटिव वर्क स्टूडेंट को करने पड़ेंगे स्कूल लाइफ में। मतलब अब स्टूडेंट को हिस्ट्री के टेबल और मैथ्स के डेट, कहीं उल्टा तो नहीं बोला मैंने? हाँ, मुझे भी रटने की आदत है। ये सब नहीं होगा, अब स्टूडेंट के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क होगा। क्लास 6 ऑनवर्ड स्टूडेंट को कोडिंग सिखाई जाएगी, और वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी गवर्नमेंट। यानी कि पूरा नॉन एकेडमिक एजुकेशन, पूरा नहीं मतलब कुछ हद तक नॉन एकेडमिक एजुकेशन, जो कि हेल्पफुल होता है, जिसको मराठी में हम कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान। वो मेरी राय में ये सबसे बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, वोकेशनल एजुकेशन। क्योंकि अगर हम देखें तो हमें एवरीडे लाइफ में नॉलेज से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन ही काम आता है। वोकेशनल एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब कि अगर हम देखें कारपेंटर, अब कारपेंटर बुक में पढ़ के कारपेंटरिंग करेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, उसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब इंजीनियर जो डैम्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो अगर सिर्फ बुक में ही या नोटबुक में ही मैथ सॉल्व करेंगे, M3 M4 सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ी इंजीनियर होंगे। इनको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा। मतलब कि स्टूडेंट को इसी एज में उनका प्रैक्टिकल, मतलब कि जैसे आप समझो फील्ड विजिट की तरह स्टूडेंट को हर वीकली एजुकेशन दिया जाएगा, उस जगह पे लिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन, मतलब अगर कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे फिजिक्स हार्ड जा रहा है, तो मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की जगह आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता हूँ? नहीं, ये मत समझना। अब तक इस पर इतना बताया नहीं गवर्नमेंट ने खुल के फ्लेक्सिबिलिटी किस टाइप की रहेगी, पर ये बताया है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। मतलब अगर मैं साइंस पढ़ता हूँ तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने की चांसेस मिलेंगे। ये एक नया इनोवेशन नहीं, पर एक रिफॉर्मेशन कह सकते हो एजुकेशन सिस्टम में हम इसको। एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडेड ऑटोनॉमी आएगी, जिसकी वजह से कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी पे रिलायबल नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद ऑटोनॉमस बनेगा, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन पेपर, उसके पेपर वो खुद निकाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन के जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़,
यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके भी इंडियन ब्रांचेस बन सकते हैं इस नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसका फ़ायदा ये होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, फीस बढ़ेगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी। एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा इस नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यानी जो यूजीसी और जो नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सभी मर्ज होंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बॉडी अगर रेगुलेट करती है तो मतलब ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एजुकेशन का ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक नया ब्राइट फ्यूचर लाएगी इंडिया के लिए, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ है जो स्टूडेंट को होलिस्टिक डेवलप करेगी, अच्छे स्किलफुल जनरेशन आएंगे। इसके बाद जल्दी ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आएगी और भी इसमें थोड़े माइनर से चेंजेस हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुपर पावर इंडिया जल्दी बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार दोस्तों, थोड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में।